गाइस, जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तांग शैंग ने एक स्पिरिट रिंग हासिल कर ली है और अब वो दूसरी स्पिरिट रिंग एब्जॉर्ब करने के लिए मेडिटेट करने बैठा है और जीवू उसकी रक्षा कर रही होती है। ये जगह किसी गुफा के अंदर है और बहुत खतरनाक है। वहाँ जीवू पहरा दे ही रही थी कि तभी वहाँ एक रोशनी आती है और पीछे से जीवू पर हमला कर देती है। जीवू उसकी प्रेजेंस को भांप लेती है और वो मौका पाकर उससे बच जाती है। ये बीस्ट डेमन फॉक्स है जो कि 10,000 साल पुराने हैं। ये एक ही काफी ज्यादा खतरनाक है। जीवू समझ जाती है कि ये डेमन फॉक्स की गुफा है। तांग शैंग डिस्टर्ब ना हो जाए इसलिए जीवू को अकेले ही इन्हें संभालना होगा। वो सभी एक साथ जीवू पर हमला कर देते हैं और जीवू उन पर काउंटर अटैक करते हुए बचने लगती है। हालांकि जीवू को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ये कोई आम बीस्ट नहीं है। ये बीस्ट इंसानों की तरह एक ही पैटर्न को फॉलो करते हुए एक दूसरे की मदद से जीवू पर हमला कर रहे हैं। जीवू अपने आइकॉनिक फाइटिंग स्टाइल से उनसे लड़ती है और उन्हें गिरा भी देती है, लेकिन वो बार बार खड़े होकर जीवू पर हमला किए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो ये जीवू के लड़ने के तरीके को जानते हो, इसलिए वो जीवू के कई अटैक से डिफेंस भी कर पा रहे थे। जीवू समझ आती है कि ये फॉक्स हमारा पीछा कर रही थी और अब जब हम इनकी गुफा में आ गए तो इन्होंने हम पर हमला कर दिया है। ये बीस्ट इतने ज्यादा समझदार हैं कि इन्होंने तांग शैंग के स्पिरिट रिंग एब्सॉर्ब करने का वेट भी किया ताकि सीवो अकेले पड़ जाए। सीवो हालांकि इनसे लड़ रही थी, लेकिन जब सीवो हल्की पड़ने लगती है तो वो समझ आती है कि इनको ताकत से नहीं हराया जा सकता। वो डेमन फॉक्स के बारे में सोचती है कि डेमन फॉक्स शेर की तरह होते हैं। ये हमेशा अकेले रहते हैं और अकेले ही शिकार करते हैं, लेकिन यहाँ ये साथ एक साथ मुझ पर हमला कर रहे हैं और इनका जो हमला करने का तरीका है वो एक ऑर्डर में है। आखिर ये असल में कौन है? फिर तभी वो समझ जाती है कि ये सेवन टेल्स टेक्निक है। असल में यहाँ एक ही फॉक्स है जिसने सेवन टेल्स टेक्निक का यूज करके 6 क्लोन बना रखे हैं और अगर इनको मुझे हराना है तो मुझे 3 आई डेमन फॉक्स को ढूंढकर उसे मारना होगा। जीवो को तभी एक डेमन फॉक्स दिखता है जिसके माथे पर एक और आंख थी और वो समझ आती है कि अब उसे क्या करना है। वो तुरंत उस फॉक्स के पास जाती है और उस पर अपना सेकंड मूव, जिसका नाम हिप्नोसिस मूव है, उसका यूज करके अपने वश में कर देती है, जिससे उसके बाकी क्लोन्स नष्ट हो जाते हैं और फिर एक डेडली थ्रोन टेक्निक का यूज करके वो उसको मार डालती है। अब फिर हम दूसरी तरफ तांग हाओ और आयन को देखते हैं और अब वहाँ फिर तांग शैंग और जीवू भागे भागे आते हैं। मॉम डैड उनको देखकर काफी खुश होते हैं और कहते हैं कि अच्छा है कि तुम दोनों यहाँ सेफली घर आ गए हो। लगता है तुम्हारी स्पिरिट पावर भी इंक्रीज हो गई है। तांग शैंग कहता है कि ये 3 दिन बहुत थकाने वाले थे, लेकिन मैंने अपनी ब्लू सिल्वर प्लांट में सारी स्पिरिट रिंग्स ऐड कर दी हैं। हाउ टैन हैमर के अंदर भी 2 स्पिरिट रिंग्स हैं। जीवू ने 3 फॉक्स डेमन से माइंड सोसाइटी की हिप्नोसिस हेडफोन एब्सॉर्ब कर ली है और अब जीवू की सोल पावर 76 लेवल पर पहुंच गई है। कुछ दिनों पहले यहीं जंगल के अंदर मार्शल सोल हॉल के सैनिक आए थे जो जंगल में कुछ ढूंढ रहे थे। शायद मार्शल सोल हॉल फिर से अपने सैनिक यहाँ भेजे, इसलिए अब मैं कुछ करना चाहता हूँ। हाउ ध्यान पूछते हैं कि क्या करना चाहते हो। तांग शैंग अपनी मॉम की तरफ देखता है और उनसे कुछ कहता है। ये सुनकर तांग हाओ हैरान हो जाता है और पूछता है कि क्या तुम सच में अपनी मॉम को रिकवर कर सकते हो। तांग शैंग कहता है कि जब मैं जीवो को रिकवर करने का प्रोसेस कर रहा था तब प्रोटेक्टिव स्पिरिट की अंडरस्टैंडिंग मुझे बहुत ज्यादा हो गई थी, इसलिए अब मैं मॉम को भी रिकवर कर सकता हूँ। अब हमें और ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए। आयन घबराकर तांग शैंग के पास आती है और कहती है कि अगर ये मेथड तुम्हें कष्ट देगा तो इसे करने की कोई जरूरत नहीं है। इन सालों में तुम्हारे पापा ने तुम्हारे बचपन की सारी बातें मुझे बताई हैं। तुम्हारा बचपन बाकी बच्चों की तरह नहीं बीता है। इतने बड़े परिवार से होने के बावजूद तुम्हें गरीबी का सामना करना पड़ा था। ये सुनकर मुझे तुम्हारे लिए बहुत गिल्ट महसूस हुआ है। हम अपनी पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं निभा पाए हैं। अगर मेरी वजह से तुम और ज्यादा हर्ट हो गए तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। तांग शैंग कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। बचपन से ही मैं संसारिक सुखों में एंजॉय नहीं करता था और मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मैं सफर कर रहा हूँ। आपने मुझे जन्म दिया है और ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। इसमें गिल्टी फील करने की कोई बात नहीं है। जीवू भी अब कहती है कि चिंता की कोई बात नहीं है। तांग शैंग खुद को हर्ट नहीं करेगा और फ्यूचर में हम सभी एक साथ रह पाएंगे। अब तांग शैंग कहता है कि ये मेथड असल में इतना डिफिकल्ट नहीं है।
तांग शेंग अब प्रोसेस को स्टार्ट करता है और कहता है कि आप मेरी पावर से अच्छी तरह परिचित हैं। तांग शेंग आसपास के एनवायरनमेंट का सहारा लेकर वहाँ पोर्टल खोलता है और वहाँ से अलग अलग टाइप का ऑरा निकालकर आयन के स्पिरिट फॉर्म में जाने लगता है। तांग शेंग ने अलग अलग ऑरा के चैनल्स यहाँ खोल दिए थे जिससे उसकी मोम अच्छे से रिकवर कर पाए। तांग शेंग फिर अपनी सी पावर्स का यूज करके आसपास का डोमेन सी डोमेन जैसा कर देता है और ये डोमेन ब्लू सिल्वर प्लांट के लिए काफी अच्छा है। अब फिर ये सब ऑरा एक लाइट में कन्वर्ट हो जाता है और वो लाइट आयन के अंदर चली जाती है और आयन श्रिंक होने लगती है। आयन को वो लम्हे याद आने लगते हैं कि कैसे टैंग हाउ ने अकेले ही मार्शल सोल हॉल के सैनिकों से लड़कर उसको बचाने की कोशिश की थी। आयन अब जब श्रिंक होकर थोड़ी सी हो जाती है तो तांग शेंग उसे उठाकर जमीन में गाड़ देता है और वहाँ से अब एक पेड़ बनना शुरू हो जाता है। अब तांग शेंग अपनी सी गॉड की लाइट का यूज करके इस पेड़ की कल्टीवेशन को बढ़ा देता है, लेकिन उसकी मॉम को ये डर था कि अगर मैं इसी स्पीड से बढ़ती रही तो मेरी कल्टीवेशन जीवो की तरह कई हजार सालों की हो जाएगी और तांग शेंग के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इतनी एनर्जी को सहन कर सके। इसलिए वो जब टेंशन में आने लगती है तो तांग शेंग कहता है कि आप इसकी चिंता ना करो, सी गॉड की लाइट की वजह से सब ठीक हो जाएगा। आपकी ब्लू सिल्वर प्लांट ने ही इस कल्टीवेशन की काफी एनर्जी एब्सॉर्ब कर ली है जिस वजह से जीवो जैसी दिक्कत आपको नहीं होगी। अब तांग शेंग 7 स्पिरिट टेक्निक का यूज करके ब्लू सिल्वर फॉर्म को एक्टिवेट करता है और आसपास हर जगह ब्लू सिल्वर डोमेन को फैला देता है। ये बहुत इंटेंस डोमेन है और अब उसकी मॉम की कल्टीवेशन और तेज हो जाती है। अब तांग शेंग ब्लू सिल्वर प्लांट की लास्ट स्पिरिट रिंग की टेक्निक जिसका नाम द होल ओशन है उसका यूज करता है और वहाँ अब सी डोमेन भी आने लगता है। ये एनवायरनमेंट एक पेड़ को ग्रो करने के लिए काफी अच्छा है। तांग शेंग को देखकर उसके पापा हैरान थे क्योंकि जब से तांग शेंग ग्रैंड सोल लैंड मास्टर बना है तब से तांग शेंग की ब्लू सिल्वर प्लांट अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में आ गई है। इस टेरेन की वजह से अब पेड़ पूरा ग्रो हो जाता है और अब तांग शेंग अपनी ट्राइडेंट की मदद से सी गॉड की लाइट को और ज्यादा इंटेंस वे में यूज करता है और सी गॉड की लाइट अब ब्लू सिल्वर प्लांट में एक कंजंक्शन की तरह यूज हो जाती है और वहाँ एक नई सी गॉड सिल्वर ब्लू फील्ड क्रिएट हो जाती है। आयन की स्पिरिट फॉर्म तांग शेंग से कहती है कि मुझे तुम पर गर्व है, जिस पर तांग शेंग उनसे कहता है कि आप ये सब मुझ पर छोड़ दीजिए। अब वहाँ बहुत सारी तितलियां आने लगती हैं और वो पेड़ पर एक कुकून का फॉर्म ले लेती हैं। आयन अब कुकून के अंदर जाने लगती है और उसी तरह कुकून में बंद हो जाती है। जीफू ये देखकर काफी खुश होती है और कहती है कि जो 1 लाख साल पुराने बीस्ट होते हैं उनका एवोल्यूशन का एपिटोम कुकून होता है। अब हमें बस कुकून के खुलने का वेट करना है और उसके बाद आयन एकदम सही हो जाएंगी। तांग शेंग भी अब कहता है कि फाइनली अब समय आ गया है और अब हम एक फैमिली की तरह साथ रह पाएंगे। वहीं दूसरी तरफ अब हम क्वेंडन ज़्यू को देखते हैं जो तांग शेंग के बारे में सोच रही थी कि तांग शेंग अब सी गॉड बनने वाला है, लेकिन वो कभी भी एंजल गॉड की हाइट तक नहीं पहुंच पाएगा। तुम्हारे और मेरे बीच में से केवल एक ही जिंदा बच पाएगा क्योंकि इस दुनिया में केवल एक ही पर्सन स्ट्रॉन्गेस्ट सोल मास्टर हो सकता है। और फिर वहाँ क्वान डोलो आता है जिससे क्वेंडन ज़्यू कहती है कि मेरे स्पिरिट पावर 95 पर पहुंच गई है। क्या ये 8th एग्जाम देने के लिए इनफ नहीं है? क्वान डोलो कहता है कि मैं तुम्हारे पास एंजल गॉड का ही संदेश लेकर आया हूँ। 7 एग्जाम पास करने के बाद तुम अच्छे से समझ गई हो कि एंजल गॉड का क्या ऑनर है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि एंजल गॉड का क्या टास्क है? क्वेंडन ज़्यू कहती है कि मुझे बुराई और बीमारी को खत्म करना है। क्वान डोलो ट्रू कहता है और कहता है कि तुम्हें एंजल गॉड की स्वॉर्ड की सहायता से ह्यूमन इविल को जड़ से खत्म करना है और यही अब तुम्हारा 8th एग्जाम है। तुम्हें याद रखना है कि गॉड ऑफ एंजल तुम्हें देख रहे हैं, इसलिए तुम्हें अपनी पर्सनल फीलिंग से छुटकारा पाना होगा और हमेशा फेयर डिसीजन लेना होगा। अब फिर क्वान डोलो एंजल गॉड की बड़ी सी मूर्ति को लाता है और कहता है कि तुम्हें किसी को जिस बात से जज नहीं करना है कि वो अच्छे से काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं। तुम्हें एंजल गॉड के पर्सपेक्टिव से अच्छाई या बुराई डिसाइड करना है और तुम्हें पता करना है कि कौन सा क्राइम माफ नहीं किया जा सकता है। और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।